2026 की एक और धमाकेदार आपदा फिल्म आ चुकी है। एक पौराणिक पर्वत दैत्य जिसे लोग सिर्फ किंवदंती मानते थे, शहर को नष्ट करने निकल पड़ा है। सेना हर संभव हथियार आजमाती है, लेकिन राक्षस की ताकत उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। आखिरकार इंसानों को एक अनपेक्षित मददगार बुलाना पड़ता है और तभी जीत की बाजी पलटनी शुरू होती है। ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, कहानी शुरू करते हैं। जीवानुवंशिकी विशेषज्ञ नोरा कई सालों से नॉर्वे की सीमा पर बसे बर्फीले और सुनसान इलाके में एकांत जीवन बिता रही है। एक दिन अचानक उसके घर पर एक अजनबी आ धमकता है। वह पीछे से हमला करता है, लेकिन जैसे ही नोरा उसकी टोपी खींचकर हटाती है, सामने उसका पुराना साथी जेसन खड़ा होता है। जेसन उसे वापस काम पर लौटने के लिए मनाने आया है। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र का एक बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट संकट में है। शुरुआत में नोरा मना कर देती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि यह प्रोजेक्ट पर्वत दैत्य यानी ट्रोल से जुड़ा है, उसकी आंखों में उत्साह चमक उठता है। वह तुरंत तैयार हो जाती है। रास्ते में नोरा कई सवाल पूछती है, लेकिन जेसन हर बार रहस्यमय मुस्कान देकर बात टाल देता है। वह उससे गोपनीयता समझौते पर भी हस्ताक्षर करवा लेता है। कुछ देर बाद उनका हेलीकॉप्टर देश के सबसे बड़े पावर प्लांट पर उतरता है। कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक पहले से इंतजार कर रहे होते हैं। औपचारिक परिचय के बाद वे नोरा को भूमिगत प्रयोगशाला में ले जाते हैं। विशाल लोहे का दरवाजा खुलते ही नोरा स्तब्ध रह जाती है। उसके सामने एक विशाल मानवाकृति दैत्य खड़ा है। उसके पैरों के पास खड़े लोग चींटियों जैसे लग रहे हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह ट्रोल 100 साल पहले मिला था और तब से इसी अवस्था में है। शोध के लिए पूरी पहाड़ी को अंदर से खोखला कर दिया गया है। तभी एक तेज तर्रार महिला अंदर आती है। उसका नाम है मैरी, इस प्रोजेक्ट की प्रमुख। जेसन अब सच्चाई बताता है। इतने वर्षों की रिसर्च के बावजूद वे ट्रोल को जगा नहीं पाए हैं। संसद के कई सदस्य इस प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग कर रहे हैं। तभी नोरा को एहसास होता है, ये दैत्य मरा नहीं है, जिंदा है। वैज्ञानिक बताते हैं कि उसमें हल्की धड़कन दर्ज की गई है। उसके शरीर में दिल जैसा कोई अंग मौजूद है। सुरक्षा के लिए चारों तरफ विशेष अल्ट्रावायलेट किरणें लगाई गई हैं, जो ट्रोल के लिए घातक हैं। जेसन नोरा को दूसरी मंजिल पर ले जाता है। वहाँ एक प्राचीन दस्तावेज का आधा हिस्सा रखा है, जिसमें लिखा है कि ट्रोल जाति को कभी देश के संस्थापक सम्राट ओलाफ ने निर्वासित किया था। शोध का उद्देश्य साफ है, ट्रोल अकेला नहीं है। यदि और भी ट्रोल प्रकट हुए तो देश खतरे में पड़ सकता है। दबाव से घबराकर नोरा कमरे से बाहर निकल जाती है। वह दैत्य को देखती है और जैसे किसी पुराने परिचित से मिल रही हो, लिफ्ट से उसके पास पहुंचती है। कुछ पल झिझकने के बाद वह अपना हाथ ट्रोल के माथे पर रखती है और धीमी मधुर धुन गुनगुनाने लगती है। नीचे गार्ड कॉफी लेकर लौटता है और मॉनिटर पर देखता है कि ट्रोल की धड़कन तेज हो गई है। सिर्फ एक गीत और 100 साल की नींद टूट जाती है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। ट्रोल की ताकत उम्मीद से कई गुना अधिक है। लोहे की जंजीरें पल भर में टूट जाती हैं। वैज्ञानिक यूवी किरणें चालू करने का आदेश देते हैं, पर अफरा तफरी में कॉफी गिर जाती है और स्विच शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ट्रोल आजाद हो जाता है। वह नोरा को दूर फेंक देता है, लेकिन वह किसी तरह लोहे के पिंजरे में छिपकर बच जाती है। बाकी लोग जान बचाकर भागते हैं। अगले ही पल ट्रोल पहाड़ को तोड़कर बाहर निकलता है। कुछ पल वह चारों तरफ देखता है और फिर पश्चिमी तट की ओर बढ़ जाता है। सबके दिल में डर समा जाता है। कट टू एयरफोर्स बेस। यहाँ नोरा की मुलाकात होती है कर्नल क्रिस से, जिसने पहले भी ट्रोल का सामना किया था। तभी प्रधानमंत्री भी बैठक में पहुंचते हैं। हालात गंभीर हैं, ट्रोल को रोका ही होगा। मैरी अब भी उसे जिंदा पकड़ने की बात करती है। नोरा भड़क उठती है। पिछली बार कितनी जाने गई थी, ये भूल गई? आखिरकार प्रधानमंत्री फैसला सुनाते हैं। इस ऑपरेशन की कमान कर्नल क्रिस को दी जाती है। क्रिस आत्मविश्वास से भरा है। सेना ने नए हथियार तैयार किए हैं। वह नोरा को एक सैन्य गोदाम में ले जाता है। वहाँ हेलीकॉप्टरों पर हाई पावर अल्ट्रावायलेट लाइट्स लगाई गई हैं। पिछली लड़ाई से सीखा गया सबक। रात के अंधेरे में 2 हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। दृश्य बदलता है। बुस्केरोड के एक स्की रिसोर्ट पर। देर रात भी वहाँ रौनक है। पर्यटक मौज मस्ती कर रहे हैं। अचानक जमीन कांपती है। कुछ समझ पाते उससे पहले बार की छत फट जाती है। एक विशाल सिर अंदर झांकता है। लोग पहले तो मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं। शायद ये ट्रोल को अपमान जैसा लगता है। वह दहाड़ता है और एक युवक को पकड़कर सीधा मुंह में डाल लेता है। चीखें गूंज उठती हैं। भगदड़ मच जाती है। तभी आकाश में हेलीकॉप्टरों की आवाज गूंजती है। क्रिस आदेश देता है, यूवी लाइट ऑन। तेज रोशनी ट्रोल के शरीर पर पड़ते ही उसकी खाल जलने लगती है। रणनीति काम कर रही है, लेकिन एक बड़ी समस्या है। इन किरणों का असर तभी होता है जब दूरी बहुत कम हो, और यही कमजोरी ट्रोल को मौका देती है। यही वह मौका था जिसका फायदा उठाकर दैत्य पलटवार करता है। वह पास खड़ा एक बिजली का खंभा जड़ से उखाड़ लेता है और हल्के से घुमाकर फेंक देता है। खंभा सीधे एक हेलीकॉप्टर से टकराता है। पल भर में हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है। पायलट पूरी कोशिश करता है, लेकिन मशीन उसके काबू से बाहर हो चुकी होती है। अगले ही क्षण हेलीकॉप्टर आग के गोले में बदलकर जमीन से टकरा जाता है। अपनी आंखों के सामने अपने सबसे करीबी साथी को मरते देख कर्नल क्रिस का खून खौल उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलकता है। वह अपना हेलीकॉप्टर नीचे झुकाकर आखिरी वार करने ही वाला था कि अचानक पर्वत दैत्य मुड़ जाता है और बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। जो ऑपरेशन आत्मविश्वास से शुरू हुआ था, वह एक दर्दनाक असफलता में बदल चुका था। एक होनहार पायलट की मौत और दर्जनों निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई। इसी बीच मोरा एक बात नोटिस करती है।
दैत्य अंधाधुंध हत्या नहीं कर रहा, वह पिछले कई दिनों से लगातार पश्चिमी तट की ओर बढ़ रहा है, जैसे उसके पास कोई खास लक्ष्य हो। मोरा के दिमाग में एक अजीब विचार आता है, अगर उससे बात की जा सके, अगर उसे समझाया जा सके कि निर्दोष लोगों को नुकसान न पहुंचाए। मैरी निराशा में सिर हिला देती है। काश हमें उनकी भाषा आती, लेकिन मोरा के चेहरे पर अलग ही दृढ़ता दिखाई देती है। अगले ही पल वह टीम को लेकर सैन्य प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर निकल पड़ती है। बर्फ से ढके मैदानों को पार करते हुए वे एक भूमिगत गुफा में प्रवेश करते हैं। मोरा को रास्ता अच्छे से पता है, वह सबको गहराई में ले जाती है। कुछ देर बाद वे एक विशाल खाली जगह पर पहुंचते हैं। चारों ओर नुकीले पत्थर के स्तंभ खड़े हैं। मोरा बताती है, किंवदंती है कि यह प्राचीन शिकार स्थल था। राजा के सैनिक ट्रोल के बच्चों को चारे की तरह इस्तेमाल करते थे ताकि बड़े ट्रोल इस जाल में फंस जाएं। ये कहते हुए मोरा जेब से दैत्य के शरीर से गिरी पत्थर की एक छोटी चट्टान निकालती है और उसे जमीन पर ठपठपाती है। उसकी गूंज गुफा में फैलती है और सामने की चट्टान अचानक हिलने लगती है। धीरे धीरे एक और पर्वत दैत्य सिर बाहर निकालता है। मोरा सबको इशारा करती है, कोई हरकत मत करना, यह दैत्य बाहर वाले से अलग है, कम उम्र का, शांत स्वभाव का। संभव है यह प्राचीन काल से बचा हुआ ट्रोल का बच्चा हो। मोरा कई वर्षों की खोज के बाद इसे यहाँ ढूंढ पाई थी। वह आगे बढ़कर उसके चेहरे को सहलाती है और वही मधुर गीत गुनगुनाने लगती है। दैत्य की आंखें नरम पड़ जाती हैं। वह इंसानी स्नेह को समझता है। स्पष्ट है यह उनका पहला संवाद नहीं है, लेकिन आज का उद्देश्य अलग है। मोरा इंसानी भाषा में बाहर की स्थिति समझाने की कोशिश करती है। दृश्य कट होता है बर्फीले मैदान पर। मोरा एक सिग्नल फ्लेयर जलाकर बड़े दाढ़ी वाले ट्रोल को दिशा दिखाती है। कुछ ही देर में वह विशाल दैत्य वहां पहुंच जाता है। अचानक पास छिपा युवा ट्रोल सामने आ जाता है। दाढ़ी वाला ट्रोल एक पल को ठिठकता है, लेकिन उसकी आंखों में अपनापन नहीं, गुस्सा झलकता है। दोनों ट्रोल आपस में गुर्राते हैं। चेहरों की कठोरता बता देती है समझौता असंभव है। अचानक दाढ़ी वाला ट्रोल जोर से जमीन पर पैर मारता है। मोटी बर्फ की परत में दरारें पड़ जाती हैं। मोरा लुढ़कते हुए किसी तरह दरार से बाहर निकल जाती है, लेकिन युवा ट्रोल फिसलकर टूटती बर्फ के साथ ठंडे झील के पानी में गिर जाता है। कुछ ही सेकंड में वह बर्फीली गहराई में गायब हो जाता है। मोरा का दिल टूट जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। क्रिस उसे पकड़कर हेलीकॉप्टर की ओर भागता है। हेलीकॉप्टर मुश्किल से दैत्य के विशाल हाथ से बचकर उड़ान भर पाता है। संचार की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। उसी समय तेज हवा में उड़ते नक्शे पर मैरी एक बात देखती है। दैत्य की यात्रा पथ अजीब है, जैसे कोई तीर्थ यात्रा हो। उसका अंतिम गंतव्य संभवतः ट्रॉनहाइम शहर है, वहीं जहां देश के संस्थापक सम्राट ओलाफ ने कभी ट्रोल जाति को हराया था। आधा प्राचीन दस्तावेज बताता है युद्ध यहीं हुआ था। क्या वह बदला लेने आ रहा है? टीम तुरंत ट्रॉनहाइम पहुंचती है। प्राचीन निदारोस कैथेड्रल, इतिहास का साक्षी, उनके सामने खड़ा है। चर्च के बुजुर्ग प्रबंधक बताते हैं कि ओलाफ का शव यहीं कहीं दफन है, लेकिन सटीक स्थान अज्ञात है। वे तहखाने में उतरते हैं। दीवारों पर उकेरी गई भित्तिचित्रों में युद्ध के दृश्य हैं। मोरा ध्यान देती है, 3 जगहों पर खास निशान बने हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ये वही स्थान है जहां ओलाफ युद्ध में घायल हुआ था। दीवार में बने गोल छेदों में वे लोहे की छड़ें डालते हैं। क्लिक, पूरा भित्तिचित्र घूम जाता है और पीछे एक गुप्त कक्ष खुल जाता है। अंदर एक ताबूत रखा है। ढक्कन हटाते ही ओलाफ का शरीर दिखता है, सड़ा नहीं, सुरक्षित। हाथ में एक विशाल तलवार। क्रिस पहचानता है ये चांदी की तलवार है। नोरा को कमर के पास आधा चर्मपत्र मिलता है। दोनों हिस्से मिलाकर सच्चाई सामने आती है। ओलाफ नरमी से ट्रोल को निर्वासित करना चाहता था, लेकिन चर्च उन्हें पूरी तरह खत्म करना चाहता था। अब स्पष्ट हो जाता है दैत्य बदला चर्च से लेने आ रहा है। प्रधानमंत्री शहर खाली कराने का आदेश देते हैं, लेकिन समय बहुत कम है। आखिरी योजना बनती है। नोरा समझती है चांदी की तलवार, अल्ट्रावायलेट किरणें और शायद पवित्र जल, होली वाटर। वह दैत्य की पत्थर की परत पर पवित्र जल लगाकर परीक्षण करती है। छुरा आसानी से भीतर घुस जाता है। सबकी आंखों में उम्मीद जगती है। ये कभी पवित्र राजधानी रही है, यहाँ पवित्र जल की कमी नहीं। लोग चर्च चौक में इकट्ठा हैं। क्रिस और नोरा ट्रक पर खड़े होकर पुकारते हैं, देश बचाने के लिए कौन आगे आएगा? भीड़ एक स्वर में जवाब देती है, हम। लोग बाल्टियों में पवित्र जल भर भर कर लाते हैं। सैनिक गोले तैयार करते हैं, जाल बिछाए जाते हैं। रात ढलती है, सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सैनिक अपनी अपनी जगह तैनात हो जाते हैं और दूर क्षितिज पर बर्फीली अंधेरी रात में विशाल कदमों की गूंज सुनाई देने लगती है। सैनिक शहर की सीमा पर पूरी तैयारी के साथ मोर्चा संभाले खड़े हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, बस ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही है। अचानक काली रात को चीरती हुई एक बिजली गिरती है और उसी चमक में पर्वत दैत्य की विशाल परछाई दिखाई देती है। वह हर कदम बढ़ाता है और उसके पैरों तले इमारतें माचिस की तीलियों की तरह टूटती चली जाती हैं। कर्नल क्रिस आदेश देता है, सब तैयार रहें। घंटी घर में तैनात जेसन रस्सी खींचता है। भारी घंटा गूंज उठता है। उसकी आवाज पूरे शहर में फैल जाती है। दैत्य दर्द से अपने कान ढक लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सैनिक पवित्र जल से भरे तोप के गोले दागना शुरू कर देते हैं। पहला हमला बेहद कारगर साबित होता है। दैत्य की त्वचा झुलस जाती है। वह पीछे हटता है, लेकिन जीत ज्यादा देर नहीं टिकती। दैत्य पलटवार करता है। वह एक विशाल पत्थर उठाकर घंटा घर पर दे मारता है। पूरा टॉवर ढह जाता है। घंटी की ध्वनि बंद हो जाती है। सोनिक अटैक खत्म। अब दैत्य फिर से आगे बढ़ने लगता है।
क्रिस तुरंत अगला आदेश देता है, जाल सक्रिय करो। जमीन में बिछाए गए विस्फोटक फटते हैं। पवित्र जल चारों ओर छिटकता है। कुछ ही सेकंड में दैत्य आग की लपटों में घिर जाता है, लेकिन पलक झपकते ही आग बुझ जाती है। सच सामने है, पवित्र जल उतना प्रभावी नहीं जितनी उम्मीद थी। सभी के चेहरों पर निराशा छा जाती है। तभी दूर से एक जोरदार गर्जना सुनाई देती है। सबकी नजरें मुड़ती हैं। वह युवा पर्वत दैत्य है। वह बर्फीली झील में डूबा नहीं था, वह बच गया था। बिना किसी औपचारिकता के दोनों दैत्य आपस में भिड़ जाते हैं। घूं से दहाड़े धरती कांप उठती है। नॉर्वे का सबसे बड़ा पुल उनके सामने खिलौना लगता है, लेकिन धीरे धीरे युवा दैत्य कमजोर पड़ने लगता है। मोरा समझ जाती है, अगर अभी कुछ नहीं किया तो सब खत्म। उसी वक्त मैरी को अपनी रिसर्च याद आती है। दैत्य के भीतर धड़कता हुआ दिल है, शायद वही उसकी असली कमजोरी है। जेसन के दिमाग में तुरंत योजना बनती है। अगर पवित्र जल उसके शरीर के अंदर पहुंच जाए, मोरा तुरंत फैसला करती है। वह और मैरी गोलाबारी करके दैत्य का ध्यान भटकाएंगी। जेसन हेलीकॉप्टर में बैठकर पवित्र जल का बड़ा ड्रम लेकर ऊपर जाएगा, लेकिन किस्मत फिर दगा दे देती है। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ता है, डिटोनेटर नीचे गिर जाता है। क्रिस मजबूर होकर कहता है, अब इसे मैन्युअली फोड़ना होगा, मतलब किसी को खुद जाकर विस्फोट करना पड़ेगा। जेसन का चेहरा सख्त हो जाता है। नीचे युवा दैत्य लगभग हार चुका है। मोरा के पास भी गोले खत्म होने वाले हैं। अब आखिरी उम्मीद जेसन। वह क्रिस से कहता है, मुझे उसके ठीक ऊपर ले चलो। हेलीकॉप्टर दैत्य के सिर के ऊपर मंडराता है। जैसे ही दैत्य गुस्से में सिर उठाकर दहाड़ता है, जेसन पवित्र जल का ड्रम पकड़कर छलांग लगा देता है। हवा में गिरते हुए वह बिना हिचक ग्रेनेड की पिन खींच देता है। अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। एक भयंकर विस्फोट। मोरा ऊपर देखती है। दैत्य के शरीर के भीतर आग की चमक दिखाई देती है, दरारें, और फिर उसका विशाल शरीर अंदर से टूटने लगता है। पत्थर की परतें बिखरती जाती हैं। वह धराशायी हो जाता है। उसी समय युवा दैत्य पानी से बाहर निकलकर अंतिम वार करता है। दाढ़ी वाला दैत्य पूरी तरह नष्ट हो जाता है। एक भयानक संकट खत्म हो चुका है, लेकिन इसकी कीमत अनगिनत बहादुरों का बलिदान। कुछ समय बाद मोरा फिर से अपने बर्फीले मैदान वाले छोटे से घर लौट आती है। सब कुछ शांत है। अचानक जमीन हल्के से कांपती है। वह बाहर दौड़ कर आती है। दूर से वही युवा पर्वत दैत्य गुजर रहा है। दोनों की नजरें मिलती हैं। इस बार उनमें दुश्मनी नहीं, बस एक मौन समझ, और वह आगे बढ़ जाता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है।